हेलो एवरीवन। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच में आज हम अपने पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली एरे है। आज के वीडियो में हम दो बेसिक क्वेश्चंस सीखेंगे एरे के, ताकि तुम्हें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको कोड करते हैं, कैसे उसमें इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ में धीरे धीरे हम इसके लेवल्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे ताकि एरे को हम अच्छे से समझ पाएँ। ये बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूचर में जितने भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होंगे बहुत में ये यूज़ होता है, तो इसको सीखना यार मस्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ए क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का ये एक क्वेश्चन है। तो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जो क्वेश्चन के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होंगी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो मैं ये बता देता हूँ। कभी भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला होगा तो सबसे पहले तुम्हें उसमें ये दे रखा होगा, पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ये पैराग्राफ, जिसमें तुम्हें ये एक्चुअली में बता रखा होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम में एक्चुअली में करना क्या है। तो तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है और उससे डिडक्ट करना है कि तुम्हारे को बेसिक बनाना क्या है, तुम्हारे को इस क्वेश्चन में करना क्या है। एक बारी तुमने अगर वो अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आता है इनपुट वाली पैराग्राफ। इनपुट पैराग्राफ में क्या होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इनपुट और आउटपुट की फाइल्स क्वेश्चंस में अलग से मिलती है, तो इनपुट पैराग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुम्हें सीक्वेंस ऑफ इनपुट का पता चलता है कि कौन सी लाइन में तुम्हें कौन सा इनपुट दिया गया है। ये तुम्हें इनपुट पैराग्राफ पढ़ के ही पता लगता है। जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये नंबर्स क्या हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल्स बने होंगे, कुछ एरे होंगे, कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होगा, तो किस में हमें क्या वैल्यू डालनी है वो बेसिकली हमें इनपुट वाले पैराग्राफ से पढ़ के पता लगता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक हमें n गिवन होगा और एक एरे गिवन होगा, तो इनपुट में ये साफ साफ लिखा गया है कि पहले लाइन में हमारा जो एक इनपुट होगा वो n होगा और उसके बाद हमारा जितने भी नंबर होंगे वो एरे के नंबर होंगे। तो हमें इसी हिसाब से अपने प्रोग्राम में सी इन की स्टेटमेंट लिखनी होती है। जब तुमने इनपुट एक बारी ले लिया, अपना प्रोग्राम का एक सॉल्यूशन बना के उसको कोड कर लिया, तो आउटपुट कैसे करना है वो चीज़ तुम्हें इस आउटपुट पैराग्राफ से पता लगेगी। इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि तुमने आउटपुट गलत तरीके से करा दिया, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही होता है लेकिन वो आउटपुट पैटर्न मैच नहीं होता तुम्हारा जो क्वेश्चन में तुमसे मांगा गया होता है, और इसकी वजह से ही तुम्हारे सॉल्यूशंस गलत हो जाते हैं। तो इस पर खास ध्यान रखना है। कभी तुम्हें बोला गया है कि 2 नंबर के बीच में स्पेस प्रिंट करवाना है, तो तुम अगर वो स्पेस नहीं प्रिंट करवाते तब भी तुम्हारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अगर कैपिटल लेटर प्रिंट करवाने को बोला गया है तो कैपिटल लेटर प्रिंट करवाना, वरना तुम्हारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो एज इट इज़ तुम्हारे को आउटपुट प्रिंट करवाना होता है जैसा क्वेश्चन में बोला गया होता है। तो इस आउटपुट पैराग्राफ को पढ़ के अपना आउटपुट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन के, या इस क्वेश्चन को समझने से पहले, किसी को अगर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे क्वेश्चन वो खुद से ट्राई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है कि तुम्हारे पास n सोल्जर्स होंगे जो कि एक सर्कल बना के खड़े हैं। इस सर्कल में तुम्हें एक यूनिट बनाना है 2 सोल्जर्स की। अब ये यूनिट कैसे होगी और किन सोल्जर से बनेगी, तो इसमें दिया गया है वो यूनिट 2 नेबरिंग सोल्जर से ही बन सकती है, यानी कि 2 सोल्जर जो आपस में एक साथ खड़े हैं सर्कल में, वही वो बना सकते हैं। और ये नेबरिंग सोल्जर ऐसे होंगे जिनकी हाइट का डिफरेंस कम से कम हो। हर एक सोल्जर का कुछ ना कुछ हाइट होगी, और जो 2 नेबरिंग सोल्जर ऐसे होंगे जिनका हाइट का डिफरेंस कम से कम हो सारे नेबरिंग सोल्जर्स में, तो वो यूनिट बनाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें इसका रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे को ये एरे गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये रिप्रेजेंट करता है कि सोल्जर्स की हाइट इसमें क्या है, यानी कि जो पहला नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि पहला नंबर सोल्जर जो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है सर्कल पोजीशन में, उसकी हाइट 10 है। अगले सोल्जर की हाइट 5 है, अगले सोल्जर की हाइट 4 है, और ऐसे ऐसे करके एरे का हर एक एलिमेंट उस सोल्जर की हाइट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये सर्कल में खड़े हैं तो तुम्हें ये बात दिमाग में रखनी है हमेशा कि जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है ये भी आपस में नेबरिंग कहलाएंगे। इन्हें अगर तुम मिस कर दोगे
तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम मिस कर दोगे और तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। तो मोस्टली इस क्वेश्चन में लोग यही गलती करते हैं कि वो बाकी सारे नेबरिंग सोल्जर्स की हाइट तो देख लेते हैं कि कौन सा मिनिमम है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट को भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो एरे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसका सर्कुलर फॉर्म भूल जाते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे सोल्जर्स कुछ इस तरीके से खड़े हैं सर्कल में। तो 10 और 10 भी आपस में नेबर ही हुए। तो कभी भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हें दो तीन चीज़ें हमेशा पहले सोच लेनी चाहिए लॉजिक सोचने से पहले, कि तुम्हें क्वेश्चन में निकालना क्या है, तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। कंस्ट्रेन हमेशा देख लो कि तुम्हारी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है प्रोग्राम की, तभी तुम अपना लॉजिक सक्सेसफुली बना सकते हो। वरना एक बार ही अगर तुमने लॉजिक में डायरेक्ट जंप कर दिया और बाद में तुम्हारा किसी वजह से तुम्हें पता लगा कि ये लॉजिक नहीं हो सकता, तो ये सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे n जो कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है हमारे, वो 100 तक ही है, यानी कि बहुत छोटा कंस्ट्रेन है। इसको हम n स्क्वायर n क्यूब n की पावर 4 तक में भी बना सकते हैं आराम से, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो हमें एडजेसेंट सोल्जर्स की हाइट का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले और दूसरे सोल्जर में क्या डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, फिर दूसरे और तीसरे सोल्जर में क्या डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। ऐसे कर करके हम सारे सोल्जर्स का डिफरेंस एक बार ही एन लूप में निकाल सकते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम एक चीज़ स्टोर करेंगे कि हमारा मिनिमम डिफरेंस क्या आया है अभी तक। बट अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में मिनिमम डिफरेंस नहीं प्रिंट करवाना था, हमें क्वेश्चन में ये बताना था कौन से ऐसे दो सोल्जर होंगे जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट बना के देंगे, यानी कि कौन से ऐसे दो सोल्जर्स होंगे जिनके हाइट का डिफरेंस सबसे कम होगा, हमें वो प्रिंट करवाना है। अगर मान लो ये जीरो बेस इंडेक्सिंग में एरे है, यानी कि पहला एलिमेंट जीरो प्लेस पे है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट पे है, तीसरा सेकंड पे है, ऐसे अगर प्लेस्ड है, तो अगर हमारा ज़ीरो और लास्ट एलिमेंट यानी कि n-1 एलिमेंट वो पेयर बना रहा है, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें प्रिंट 0 और n-1 नहीं करवाना, हमें प्रिंट करवाना है 1 और n, क्योंकि इसकी एक्चुअल पोजीशन हम 1 बेस इंडेक्सिंग से ले रहे हैं, ना कि 0 बेस इंडेक्सिंग से ले रहे हैं। तो हम एक l और r रख लेंगे जिसमें जो भी सोल्जर की मिनिमम हाइट डिफरेंस होगा उन दोनों सोल्जर्स की पोजीशन हम साथ साथ स्टोर करते चले जाएंगे, ताकि हमारा आंसर लास्ट में आ जाए। तो सारा लॉजिक कॉन्क्लूड करके हमारे को यही मिला कि अगर हमारे सोल्जर सारे ऐसे हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे करते करते सारे पेयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। हम ये देख लेंगे कि इन सारे नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जो कि इस केस में ज़ीरो है, और ये ज़ीरो किन दो नंबर से बन रहा है, वो इन दो नंबर से बन रहा है। तो इनकी पोजीशन क्या है एरे में, जो इनकी पोजीशन होगी एरे में, अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ सोल्जर की वो सोल्जर कौन से नंबर पे खड़ा था वो हमारा निकल जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा कोड बना रखा है। हमने सबसे पहले एक n वेरिएबल बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमें n सोल्जर्स मिलेंगे, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। इनपुट में हमें गिवन था कि पहली लाइन n मिलेगी, तो हमारी पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए c in n। हमने n को इनपुट ले लिया है, कि यानी कि हमारा ये वाले इनपुट हम ले चुके हैं, अब हम यहाँ पे हैं। तो हमें ये गिवन था कि n सोल्जर्स होंगे और उनकी n हाइट हमें दे रखी होगी, तो उसको स्टोर कराने के लिए हमें कोई एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो एरे से अच्छा हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता, तो हमने एक एरे बना लिया जिसका साइज़ हमने n कर दिया, ताकि हम इसमें n हाइट स्टोर कर पाएँ। एक i वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया आइटरेट करने के लिए। हमने सिंपल सा फॉर लूप लगाया और c in a ऑफ i कर लिया। एरे में हम जब अगर n साइज़ का एरे बना रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से n-1 तक की होती है। तो हमें अगर 0th प्लेस पे नंबर चाहिए तो i पहले 0 होगा, तो पहला नंबर हमारा a ऑफ 0 में चला जाएगा। ऐसे ही a ऑफ 1 में दूसरा नंबर जाएगा, a ऑफ 2 में तीसरा नंबर जाएगा, और ऐसे करते करते ये लूप सारे n नंबर्स को हमारे एरे के ले लेगा। तो एरे कभी भी इनपुट लेना हो तो हम सिंपल फॉर लूप लगा देते हैं 0 से जितना उसका साइज़ है उससे एक कम, और हम सारे इनपुट ले लेते हैं एरे में। एक बार हमने इनपुट ले लिया तो अब हमारा काम है मेन लॉजिक बनाने का प्रोग्राम में।
तो लॉजिक कैसे बनाना है, हमें ये चीज़ देखनी थी कि मिनिमम हाइट कौन से पेयर की आ रही है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया मिनी और इसको 2000 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू 2000 क्यों ली, तो अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे AI जो हाइट रिप्रेजेंट करता है एक सोल्जर की वो 1000 है। तो किसी भी दो सोल्जर्स की हाइट का डिफरेंस अगर तुम लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 99 आ सकता है, यानी कि वो कभी भी 1000 को क्रॉस नहीं करेगा। तो कभी भी अगर तुम कोई वेरिएबल बनाते हो जिसमें तुम्हें मिनिमम रखना है तो हमेशा उस वेरिएबल को मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं ताकि कंपैरिजन में हमारे को बाद में आसानी हो। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं एल और आर, जिसमें मैं अपने सोल्जर्स की पोजीशन स्टोर करवाऊंगा कि दो सोल्जर अगर मिनिमम डिफरेंस हाइट के हैं तो उनकी पोजीशन मेरी क्या है। ये दो चीज़ें हम साथ साथ फॉर लूप में एक साथ निकालते जाएंगे ताकि हमें फाइनली एक फॉर लूप चला के ही आंसर मिल जाए। हम अगर एक फॉर लूप लगा रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली n होगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप लगाया 0 से n-1 तक का। अब मैंने 0 से n-1 तक का फॉर लूप क्यों लगाया है कि मान लो अगर मैं पहले सोल्जर और अगले सोल्जर का डिफरेंस लेता हूँ तो ऐसे करते करते जब मैं सेकेंड लास्ट सोल्जर पे पहुंच जाऊंगा तो मैं सेकेंड लास्ट सोल्जर और लास्ट सोल्जर का डिफरेंस लूंगा, लेकिन लास्ट वाला जो सोल्जर होगा वो किसी के साथ इस फॉर लूप में अभी पेयर नहीं बनाएगा। वो पेयर बनाएगा सबसे पहले वाले का साथ, और वो हम फॉर लूप में आई के थ्रू नहीं कर सकते, वो हमें लूप के बाहर करना पड़ेगा। तो हम सेकेंड लास्ट सोल्जर तक ही रहेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर लूप n-1 तक लगाया है। तो अब अगर हमने मिनी नाम का जो वेरिएबल है उसको 2000 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया होगा तो पहला डिफरेंस जो भी आएगा हमारा वो ऑब्वियसली मिनी से छोटा ही होगा। मैंने यहाँ पे ABS फंक्शन का यूज़ करा है AI माइनस AI प्लस 1 निकालने के लिए। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें बेसिकली डिफरेंस लेना है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना हो किसी का भी तो C++ में एक इनबिल्ट फंक्शन है ABS करके, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरा डिफरेंस मेरे मिनिमम से छोटा आता है तो मैं मिनिमम को अपडेट कर दूंगा कि अब मेरा जो नया डिफरेंस है वो ये हो गया। एल में मैंने पहले वाले सोल्जर का इंडेक्स डाल दिया और आर में मैंने दूसरे वाले सोल्जर का इंडेक्स डाल दिया। तो इससे हमारे दोनों काम हो गए। हमारा लेटेस्ट सबसे छोटा जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा, और जो उन दो एलिमेंट जो ये सबसे छोटा डिफरेंस बना रहे हैं वो एल और आर में स्टोर हो जाएंगे। तो एक बारी हमने जब फर्स्ट सेकेंड, फिर अगली बारी सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे कर करके सारे डिफरेंसेस निकाल लिए सारे एडजेसेंट सोल्जर्स के जो स्ट्रेट लाइन में थे, तो हमारा बस लास्ट में एक काम रह जाता है जो कि फर्स्ट सोल्जर और लास्ट सोल्जर को कनेक्ट करने का है। तो ये फॉर लूप खत्म होते ही हमने ये चेक कर लिया कि जो मिनिमम डिफरेंस अब तक हमने निकाला है क्या उससे भी छोटा डिफरेंस आ सकता है पहले और आखिरी सोल्जर का। तो अगर वो आ सकता है तो अब हमें मिनिमम को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर तो एल और आर के टर्म्स में देना था। तो हम L को 0 कर देंगे और R को n-1 कर देंगे कि पहला और आखिरी सोल्जर अब हमारा आंसर बन गया है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इस इफ कंडीशन में ये नहीं आएगा और L और R हमारा इस लूप से जो निकला था वही हमारा आंसर होगा। तो जैसा मैंने बताया था एरे हमेशा 0 से n-1 तक स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप सोल्जर की पोजीशन एक्चुअल में देखोगे तो वो फर्स्ट से लेके n तक होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि 0th नंबर का सोल्जर और n-1th नंबर का सोल्जर आंसर बनाएगा, हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का सोल्जर आंसर बनाएगा। तो हमारा जो L और R आया इस फॉर लूप से या फिर इस इफ कंडीशन से हम उस L में +1 कर देंगे, फिर एक स्पेस डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दोनों पोजीशन के बीच में एक स्पेस डालना ज़रूरी था। तो हमने एक स्पेस डाला, फिर R+1 कर दिया। एंड L मैंने यूज़ करा है ताकि नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाए। एंड L इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो यूज़ कर सकते थे, वरना चाहो तो नहीं भी कर सकते थे। तो बेसिक ये कोड हो जाएगा। इसको अगर हमने इस इनपुट के लिए रन करा मान लो, तो हमारा आंसर 1 और 5 आना चाहिए जैसा कि आ रहा है इसमें। 1 और 5 क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम देखोगे 10 और 10
का डिफरेंस 0 आता है और कोई भी ऐसे सोल्जर का पेयर नहीं है जो इसमें 0 से कम बना सके, तो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन का सोल्जर ही 0 बनाता है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बी, कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट का ही एक और क्वेश्चन, 2 एरेज एंड स्वैप। इस क्वेश्चन को बेसिकली करने के लिए तुम्हें एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो यार क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बस एक ब्रीफ दे देता हूँ सॉर्टिंग क्या होती है। इसके नॉलेज से ही तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर मान लो तुम्हारे एलिमेंट्स ऐसे आए एरे के अंदर कि पहले प्लेस पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट रैंडमली प्लेस्ड है अपनी जगह पे। तो अगर तुम इसको सॉर्ट करना चाहते हो, यानी कि किसी एक फिक्स्ड ऑर्डर में करना चाहते हो, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तो हम इसमें सॉर्ट करते हैं। तो अगर हमने इसको असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया तो सारे एलिमेंट फिर इस तरह प्लेस हो जाएंगे कि पहले प्लेस पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 4, फिर 5, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में करते तो 5, 4, 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यार सॉर्ट कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन से, वो भी हम देखेंगे आज के प्रॉब्लम में। ये जो इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट का, ये बेसिकली क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम पे बेस्ड है। तुम इसकी थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हो, काफ़ी इजीली तुम्हें ये नेट पे अवेलेबल होगी। तो फिर यार फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अप्रोच की तरफ चलते हैं। कोई भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता हो तो यार इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वो ट्राई कर सकता है। जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वो आगे वीडियो को कंटिन्यू करे और एंड तक देखे। बहुत ज़रूरी बातें होती हैं यार, छोटी छोटी बातें होती है जो मैं वीडियो के बीच बीच में बताता हूँ। तो अगर तुम बिगनर हो तो यार इसको पूरा कंप्लीट देखो, ताकि वो छोटी छोटी डिटेल्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो तुम मेरे वीडियोस देख के भी गेन कर सकते हो। तुम वो गलतियाँ तुम खुद ना करो, बल्कि मेरे वीडियो से पहले ही उनको सीख जाओ और कॉन्टेस्ट में बिल्कुल सही अपना क्वेश्चन कर पाओ। तो यार इस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें दो एरेज दे देंगे ए और बी नाम करके, और मान लो ए का सम कुछ इनिशियली कुछ सम है, सम ए नाम से हम उसको कहते हैं। तो हमें इस सम को मैक्सिमाइज करना है। इस क्वेश्चन में हमें ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का जब हम सम लेंगे तो उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज कैसे करना है, हम बस के नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हैं। यानी कि हमारे को क्वेश्चन में एक के इंटीजर दिया हुआ होगा, हम एक मूव कर सकते हैं जो कि हम के टाइम्स ही कर सकते हैं क्वेश्चन में, और के टाइम्स वो मूव करके हमें एरे के सम को मैक्सिमाइज करना है। अब ये मूव क्या है, तो ये मूव है, तुम ये कर सकते हो कि ए के एरे का कोई भी एक एलिमेंट उठा के उसको बी के एरे से रिप्लेस करवा सकते हो। यानी कि ए के एरे का मैंने मान लो फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसको बी के लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहूँ मैं तो वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे कर करके मैं के रिप्लेसमेंट के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ए में ऐसे एलिमेंट आ जाए कि मेरा सम जो है उसका जितना मैक्स मैं बना सकता हूँ उतना मैक्स मैं बना दूँ। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके लॉजिक पार्ट में चलते हैं। तो यार जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे हमें एक एरे ए गिवन होगा, एक एरे बी गिवन होगा। इसका इनिशियल सम 15 है और इसका इनिशियल सम 27 है। के हमारा गिवन है कि के हमारा 3 होगा। तो हमें सम को, इस एरे के सम को जो 15 है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है के नंबर ऑफ मूव्स करके। और वो मूव्स है कि हम इसका कोई भी एक एलिमेंट इसके कोई भी एक एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, एक बारी, दो बारी, मैक्स टू मैक्स 3 बारी। हम ये चीज़ 3 बारी कर सकते हैं क्योंकि के इसमें 3 गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली यही डिसाइड करना है कि हमारे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे ए के, और उनको ऐसे कौन से एलिमेंट हैं बी के जिनसे हमें स्वैप करना है। तो इसको समझने से पहले तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए कि अगर तुम्हें अपने सम को बढ़ाना है तो वो कब पॉसिबल होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। से इनिशियली हमारा सम 15 था, तो अगर हमने ए में पहला एलिमेंट चुना कि हम 1 को लेते हैं, कि मान लो जो हमारा पहला एलिमेंट है 1, हम इसको स्वैप कराएंगे। इसको हम किससे स्वैप कराएंगे, इसको हम बी के मैक्सिमम यानी कि 6 एलिमेंट से स्वैप कराएंगे। तो हमने अपना मिनिमम दे के उसका मैक्सिमम अगर ले लिया तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 5 का होगा। यानी कि
हमने 1 यहाँ से हटा दिया तो 15 माइनस 1 14 बचा, और 6 इसमें इंक्लूड कर लिया तो 14 प्लस 6 20, यानी कि 5 का हमें गेन हुआ। अगर इसके बदले हम 1 को 5 से रिप्लेस करते तो हमारा गेन कुछ कम होता, यानी कि अपने मिनिमम एलिमेंट को हम उसके मैक्सिमम एलिमेंट से रिप्लेस नहीं करते तो हमारा गेन कुछ कम होता। और यही अगर हम अपने मिनिमम एलिमेंट की जगह कोई दूसरा एलिमेंट को उसके मैक्सिमम एलिमेंट से रिप्लेस करते, उस केस में भी हमारा गेन कम होता है। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि हमें अगर मैक्सिमम गेन चाहिए जितने भी स्वैपिंग में, तो हम जिस करंट स्वैपिंग में है, तो जो जो एलिमेंट हमारे करंटली एरे में हम स्वैप कर सकते हैं उनमें से हम सबसे मिनिमम वाला चूज करेंगे, और जो जो एलिमेंट बी में करंटली अवेलेबल है उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा करना हमारे लिए तभी फायदेमंद होगा जब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है। अगर वो इक्वल होगा या बी का एलिमेंट के इक्वल होगा या बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट से छोटा होगा तो रिप्लेसमेंट से हमें लॉस होगा, ना कि गेन होगा। तो हमारी मेन तो ऑब्जर्वेशन इससे यही निकल के आई इस एग्जांपल से कि हमें रिप्लेस करना है हमारे मिनिमम एलिमेंट को बी के मैक्सिमम एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट स्वैपिंग के लिए अवेलेबल हैं। और हम ये बस के टाइम्स कर सकते हैं, और ये हम तभी करेंगे जब ए का एलिमेंट हमारे बी के एलिमेंट से छोटा होगा। तो यार जब भी हमारे को क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि हमारे को के नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं और कोई चीज़ हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी होती है, तो हम थोड़ा ग्रीडीली सोचते हैं। ग्रीडी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं तो हम प्रायोरिटी उसको देना पहला पसंद करेंगे जो हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट कराएगा, जो हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो तुमने देखा कि जितना छोटा एलिमेंट होगा ए का और जितना बड़ा एलिमेंट होगा बी का, उनको रिप्लेस करने पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि के मूव्स में सबसे पहला मूव हमारा छोटे एलिमेंट से स्टार्ट होके धीरे धीरे रेंज में आगे बढ़े। तो यार हर नंबर ऑफ मूव में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट हमारे अवेलेबल हैं जो हमें स्वैप करने हैं, जो अभी एरे ए में छोटे हैं एरे बी के हिसाब से। हर मूव में हमें ये चीज़ पता करनी है, लेकिन ऑर्डर तो सारे रैंडम है, तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो यहाँ पे हम सॉर्ट का यूज़ करेंगे कि मान लो अगर हमने ए को सॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके सारे एलिमेंट मिनिमम से स्टार्ट होके मैक्सिमम तक जाएंगे। और अगर हमने बी को सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके सारे एलिमेंट मैक्सिमम से होके मिनिमम की तरफ जाएंगे। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम का हमने पेयर बना दिया ए और बी का, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था उसमें ए को हमने सॉर्ट करा दिया तो 1 2 3 4 5 हो गया। बी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दिया तो 6 6 5 5 5 हो गया। तो देख रहे हो हमारे मिनिमम के लिए हमें मैक्सिमम मिल गया है। यहाँ पे हम इसको स्वैप करवा देंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हम देख रहे हैं अगला मिनिमम के लिए मैक्सिमम ये है, इसको स्वैप करा देंगे। अगले मिनिमम के लिए मैक्सिमम ये है, इसको स्वैप करा देंगे। हमारे यहाँ तक में के नंबर ऑफ मूव्स खत्म हो जाते हैं। तो यार के नंबर ऑफ मूव्स के बाद हम देखते हैं हमारा ए एरे कुछ इस तरीके से बनेगा और बी एरे कुछ इस तरीके से बनेगा स्वैपिंग होने के बाद, और लास्ट में हम सिंपली ए एरे का सम ले लेंगे और वही हमारा आंसर होगा जो कि मैक्सिमम आंसर होगा। तो इसके कोडिंग पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कोडिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यार कोडिंग पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तुमने अगर इनपुट पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ था मल्टीपल टेस्ट केसेस। यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें मल्टीपल टेस्ट केसेस दिए हुए हैं। जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी इनिशियल वीडियोस है तो तुम्हें यार ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट केसेस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मल्टीपल टेस्ट केसेस का मतलब तुम यूँ समझ सकते हो कि मान लो अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल टेस्ट केस का नहीं होता, इसमें सिंपली तुम्हें 2 एरे दिए होते और तुमने उसका कोड बनाया होता और एक मैक्सिमम सम जनरेट करा होता एक क्वेश्चन का, तो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता। मल्टीपल टेस्ट केसेस का मतलब है वो तुमसे टी क्वेश्चंस पूछेगा जिन सब का एल्गोरिदम तो सेम होगा, बस हर बारी तुम्हारे एरे दोनों
चेंज हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर उन दोनों एरे के रिस्पेक्ट में आएगा। तो मल्टीपल टेस्ट केसेस यानी इस केस में 5 दिया है तो तुम्हें 5 डिफरेंट एरे के सेट्स दिए जाएंगे और उन 5 डिफरेंट एरे के सेट के लिए तुम 5 डिफरेंट आंसर प्रिंट करवाओगे। तो सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना होता मल्टीपल टेस्ट केसेस में, तुम अपना बेसिक लॉजिक बनाओ और उसको जो तुम्हारा मल्टीपल टेस्ट केस वेरिएबल है टी मान लो अगर उसको, तो टी को इसके बाहर वाले लूप में रख दो ताकि पहले वाले टेस्ट केस के लिए आंसर जनरेट हो, फिर वो लूप चले और फिर दूसरे के लिए जनरेट हो, फिर तीसरे के लिए जनरेट हो, ऐसे वो होता जाए टी नंबर ऑफ टाइम्स। तो सिंपली तुम्हारा मल्टीपल टेस्ट केसेस हैंडल हो जाएगा इससे। जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे मैंने कोड लिखा है, इनपुट में मेरे को 5 मिला था। पहला इनपुट मेरे को ये दिया हुआ है कि पहला ये बताएगा कि मेरे कितने टेस्ट केसेस आने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया टी और पहला इनपुट लेने के लिए मैंने सी इन टी का यूज़ करा है। अब मैंने एक वाइल लूप लगाया कि जब तक मेरे ये टेस्ट केसेस सारे ख़त्म ना हो जाए मैं ये जो मेन लॉजिक है इसके अंदर का ये मैं चलाता रहूँ सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो मैंने वाइल टी माइनस माइनस कर दिया है। जिन लोगों को पता नहीं ये स्टेटमेंट क्या है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वाइल के अंदर तुम कंडीशन डालते हो, कंडीशन बेसिकली ट्रू और फॉल्स होती है। ज़ीरो को छोड़ के सारी वैल्यू तुम्हारी ट्रू होती है और ज़ीरो तुम्हारी फॉल्स होती है। तो टी माइनस माइनस का मतलब है मैंने पोस्ट फिक्स ऑपरेशन का यूज़ करा है, तो पहले ये टी की वैल्यू यूज़ करेगा फिर टी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि टी पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा। जैसे ही t 0 होगा तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप की और ये लूप एंड हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है, तुम लूप के अंदर भी चाहो तो t माइनस माइनस कर सकते थे और यहाँ पे t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते थे। उसके बाद हमारा मेन लॉजिक क्या है, तो हमें पहले n गिवन होगा कि एरे में दोनों एरे में कितने एलिमेंट हैं, उसके लिए मैंने n बना लिया। k गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ मूव्स मैं कर सकता हूं, तो उसके लिए मैंने एक k वेरिएबल बना लिया। मैंने ये दो लाइन इनपुट ले ली कि n क्या है और k क्या है। मेरा एक एरे a बनेगा, एक एरे b बनेगा, दोनों का साइज n है, तो मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। i वेरिएबल सिंपली आइटरेटर के लिए है। एक सिंपल फॉर लूप लगाया 0 से n तक और a के मैंने सारे वैल्यू ले लिए। फिर उसके बाद अलग फॉर लूप लगाया मैंने ताकि अगले सारे b के वैल्यू मैं ले लूँ। तो यार अब सॉर्ट करने का बारी आती है हमारी। तो हम सॉर्ट कैसे करते हैं C++ में? सिंपल हम एक सॉर्ट फंक्शन जो पहले से बना हुआ है उसका यूज़ करते हैं। तो यार पहले हम नीचे वाले सॉर्ट फंक्शन को देखते हैं जो कि a को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, फिर मैं ऊपर वाले को भी समझाता हूँ। तो अगर तुम्हें एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट फंक्शन लिखो, एरे का नाम लिखो, कॉमा, फिर एरे का नाम प्लस उसका साइज। तो बेसिकली ये क्या है, ये तुम्हें ये बताता है कि एरे में तुम्हें सॉर्ट चीज़ें कहाँ से कहाँ तक करनी है। अगर तुम्हें कंप्लीट एरे को सॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम उसका साइज लिख देते हैं, लेकिन मान लो अगर तुम्हें 3 ही एलिमेंट को सॉर्ट करना होता तो यहाँ पे a+3 कर देते, तो ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट को सॉर्ट करता। तो सॉर्ट फंक्शन ऐसे यूज़ होता है कि पहले तुम एरे का नाम लिखते हो, फिर तुम वो रेंज लिखते हो प्लस करके एरे के नाम में जहाँ तक तुम्हें सॉर्ट करना होता है। तो ये इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, लेकिन अगर तुम्हें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो तुम्हें इस फंक्शन का एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है कि हमने b को सॉर्ट करा, b कॉमा b+n कि हमें पूरे एरे को सॉर्ट करना है, कॉमा ग्रेटर इंट और पैरेंथेसिस। इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो पहले आएगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तुम्हें सॉर्ट करना हो तो तुम इस फंक्शन को भी कॉमा लगा के तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इससे हमारा b डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। एक बारी हमारी सॉर्टिंग जब हो गई तो हमने सिंपल फॉर लूप में बस यही चेक करना है k नंबर ऑफ टाइम्स तक कि अगर हमारा a का एलिमेंट छोटा है b के एलिमेंट से तो a के एलिमेंट में b का एलिमेंट डाल दो और आगे बढ़ जाओ। हम b को अपडेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बेसिकली सिंपल a का सम प्रिंट करवाना था, हमें b के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने फॉर लूप के अंदर एक छोटा सा इफ कंडीशन लगाया है, इफ k इक्वल्स टू 0 कि मान लो इनिशियली हमारा k 1 था या k 5 था,
तो यार के जब तक हमारा ग्रेटर देन 0 है हम उतने नंबर मूव्स ही कर सकते हैं। अगर हमारा के 0 हो गया तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे नंबर ऑफ मूव्स खत्म हो गए, तो उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तुम चाहते तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी हटा सकते थे इफ के, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है यानी कि 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू होगी तो वो ट्रू होगी। जैसे ही के की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन अपने आप फॉल्स हो जाएगा। हमने ये लगा दिया ताकि हम नंबर ऑफ मूव्स चेक रख पाए कि के से ज्यादा मूव हम यूज ना करें। फिर उसके बाद हमने बस ये सिंपल चेक कर लिया कि अगर हमारा a ऑफ i लेस देन b ऑफ i है तो a ऑफ i में b ऑफ i डाल दो और k को माइनस माइनस कर दो। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा a का एलिमेंट छोटा है b के एलिमेंट से तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा और मैंने k को रिड्यूस कर दिया कि हमने एक मूव का यूज कर लिया है। ऐसे करते करते हम k या k से कम मूव में अपने a के सारे जितने भी एलिमेंट हम रिप्लेस कर सकते थे हमने रिप्लेस कर दिया। एक सम वेरिएबल बनाया हमने जिसमें हम a के एलिमेंट का अब सम लेंगे। सिंपल फॉर लूप लगाया और सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है यार? इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है सम में क्या डाल दो, सम में डाल दो जितना मेरा इनिशियल सम था उसमें प्लस ai कर दो। कि मान लो सम में इनिशियली 0 था तो पहला एलिमेंट हमने ऐड करा, फिर सम में जो आया उसमें दूसरा एलिमेंट ऐड करा, फिर सम में जो आया उसमें तीसरा एलिमेंट करा। तो ऐसे करते करते हम सारे एलिमेंट का सम निकाल लेते हैं। तो यार इसको ना लिखने के बजाय एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर तुम्हारा यहाँ का वेरिएबल सम और इधर प्लस जो कर रहे हो वो भी अगर दोनों सेम है तो तू सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i लिख सकते हो। तो इस स्टेटमेंट का सिंपल यही मतलब होता है कि सम में a ऑफ i प्लस सम कर दो। तो ऐसे हम पूरा एरे का सम ले लेंगे और सिंपल सम प्रिंट करवा के नेक्स्ट लाइन में आइटरेटर को पहुंचा देंगे, क्योंकि आउटपुट में तुमने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट लाइन में था कि हमने अगर एक चीज प्रिंट करवाई तो फिर अगले लाइन में हमें दूसरी चीज प्रिंट करवानी है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो आई होप यार तुम सभी को ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। एरे बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी का भी कुछ डाउट ना रह जाए, क्योंकि आने वाले डेटा स्ट्रक्चर में एरे का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो यार कोई भी डाउट आता है इन दोनों क्वेश्चन में या एरे की किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को लेके कोई भी चीज़ तुम्हें समझ ना आई हो, एरे के रिसोर्स मैंने जो प्रोवाइड करा था उससे पढ़ के, तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो ताकि मैं उसको यहीं पे सॉल्व कर दूँ। तो अगर तुम्हें मेरा सॉल्यूशन समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको यार प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है चैनल को, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अब हर 1-2 दिन में मैं नए क्वेश्चन डालने वाला हूँ जिसमें मैं हर दूसरे क्वेश्चन में कुछ नई टेक्निक्स लेके आऊँगा जो तुम्हें सीखने को मिलेंगी। जैसे आज तुमने सीखा कि सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज़ होता है, ऐसे ही आने वाले सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो ताकि तुम तक मैसेज पहुंच जाए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो एरे सीखना चाहते हैं या आने वाले कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी अगर अच्छा लगे तो वो हमारे इस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।